नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाबाई और आज हम बात करेंगे अनचाहे बालों के बारे में। अनचाहे बाल आज के युग की एक ऐसी समस्या बन चुकी है। यदि किसी महिला के अनचाहे बाल, चेहरे पर बाल दिखाई देते हैं तो वो उसके चेहरे की सुंदरता पर एक धब्बे की तरह होता है और ये बहुत बड़ी परेशानी कर सकता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनचाहे बाल सबसे पहले तो होते क्या हैं, किस कारण से होते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, पहले किस तरह से किया जाता था और आज किस तरह से किया जाता है, और क्या इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अनचाहे बाल क्यों होते हैं। अनचाहे बाल होने का एक बहुत बड़ा कारण आनुवंशिक होता है। यदि आपके परिवार में बाकी महिलाओं के, आपके माता जी के, आपकी सिस्टर के, आपकी बुआ के, जो आपके मैटरनल साइड होती है, उन लोगों के यदि इस तरह के बाल हैं तो आपके भी इस तरह के बाल आने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। जिन महिलाओं में, ऐसी महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक अंडाशय की एक बीमारी होती है जिसमें आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी थोड़ी सी अबनॉर्मल होती है और आपके पुरुष हार्मोन्स बढ़े हुए हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। इसके अलावा आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हमारी बदली हुई जीवन शैली, जिसकी वजह से हम सारे काम मशीनों से करते हैं। पैदल चलना हमें पसंद नहीं है। थोड़ी सी दूर भी अगर हम जाएंगे तो मोटर लेके जाते हैं, स्कूटर लेके जाते हैं, कार में बैठकर जाते हैं। एक्सरसाइज हम नहीं करते, सारा दिन मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते रहते हैं, शरीर को हिलाते नहीं। तो इसके कारण से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो इसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इस तरह की बाकी समस्याएं तो होती ही होती हैं। अनचाहे बाल का भी एक बहुत बड़ा कारण ये होता है। तो इसको तो हम सुधार ही सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन तरीकों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जब बाल, बहुत सारे चीज़ें होती है जो डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, पर हम आज उन सब तरीकों की चर्चा करेंगे जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्लीचिंग करना, कुछ क्रीम्स होती हैं, ब्लीचिंग क्रीम्स होती हैं, उनको लगाने से बाल जो है कुछ समय के लिए आपका उसका रंग दिखाई नहीं देता है। तो बाल हटता तो नहीं है, पर बाल जो है आपको कम दिखाई देता है, आपको एक कॉस्मेटिक अपीयरेंस आपको दे देता है, वो एक तरह से उसको छुपा लेता है। परंतु इस तरह के कॉस्मेटिक जो क्रीम्स आती हैं, ब्लीचिंग क्रीम्स आती हैं, उनमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारी क्रीम्स जो होती हैं उनकी रिएक्शंस होती हैं, वो हमारे चमड़ी पर सूट नहीं करती और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। इसके अलावा बहुत थोड़े से बाल अगर होंगे तो उन्हें छुपाया जा सकता है, ज़्यादा होते हैं तो वो भी नहीं होता। दूसरा जो तरीका होता है वैक्सिंग। महिलाएं ब्यूटी पार्लर में वैक्सिंग, हाथ पाँव की वैक्सिंग ज़्यादातर महिलाएं बहुत सारी करवाती हैं। तो इसमें होता है कि गर्म मोम होता है, उसको लगाकर और एक कपड़े जैसी स्ट्रिप होती है उससे चिपका कर और उसे झटके से उतार लिया जाता है, जिससे कि मोम से चिपक कर आपके बाल भी निकल जाते हैं। तो एक बार का बाल टूट कर बाहर निकल जाता है, परंतु कुछ समय बाद फिर से आ जाता है। फिर से वही दर्द भरा पीड़ादायक प्रोसीजर आपको फिर से करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो जब बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी बाल उखड़ेगा तो वो बालों में नीचे डैमेज करेगा, उसमें थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये समस्या कर सकती है। तो ये एक तरीका होता है, कुछ लोगों को सूट करता है, पर डॉक्टर ज़्यादातर बार इसे कम से कम चेहरे पर इसे रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इससे चेहरे पर आपका निशान पड़ सकता है। चेहरे पर गर्म मोम लगने से कई बार जल भी सकता है। तो पर हाथ पाँव में बहुत सारे लोग इसे करवाते हैं। इसके बाद आता है प्लकिंग। जब बाल बहुत थोड़ी मात्रा में हो तो कुछ महिलाएं चिमटी से उन्हें उखाड़ लेती है, जो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर से निकल आते हैं। परंतु इसकी समस्या ये है कि थोड़े बहुत बाल तो आप कर सकते हैं, पर बाल को जब आप उखाड़ते हैं तो उसके जड़ में माइनर ब्लीडिंग होती है, चोट लगे। बाल वैसे तो निकलेगा नहीं, टूट कर निकलेगा, वो कहीं स्किन में कहीं जुड़ा हो, वहाँ से चोट करेगा। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप बहुत बार इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं हर 10-15 दिन से, तो उसके बाद स्किन आपकी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और उसमें आपको छोटे छोटे पोर्स या गड्ढे जैसे दिखाई देने लगते हैं। वो आपके अनचाहे बालों से भी बड़ी समस्या हो जाती है। अब इसके बाद आता है, बहुत पहले जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रहे थे, तब इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक पद्धति से हम बालों को हटाते थे।
उसमें क्या होता है कि बहुत बारीक सी सुई होती है जिससे बाल की जड़ के साथ साथ घुसाकर और बाल की जड़ में लगाकर और करंट प्रवाहित करते थे, और इससे बाल की जड़ जो है समाप्त हो जाती थी। इसमें मान के चलते हैं कि जितने बाल के ट्रीटमेंट हम करते हैं उनमें से करीब 1/4 या 1/3 बाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, परंतु बाकी बाल जो है वापस फिर से आ जाते हैं और आपको ये प्रोसीजर फिर से रिपीट करना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल काम है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये भी डैमेज करता है, ये भी स्कारिंग करेगा, और दूसरा करने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको हर बाल की जड़ में बड़े ध्यानपूर्वक उसे डालना होता है, और ये एक तरह का ब्लाइंड प्रोसीजर है। कई बार बाल की जड़ तक वो जाता है और कई बार इधर उधर भी लग सकता है। तो थोड़े बहुत अगर 10-5 बाल हों तो ये किया जा सकता है, परंतु अगर ज़्यादा बाल हों तो ये नहीं कर सकते। तो इन सब तरीकों को देखते हुए एक ऐसे तरीके की आवश्यकता पड़ी जो बड़े एरिया में कम दर्द से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इस काम को कर सके। तो वहाँ पर नाम आता है लेजर हेयर रिडक्शन। तो सब लोग जो है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पर ये प्रैक्टिकली लेजर हेयर रिडक्शन होता है, क्योंकि आज दिन तक दुनिया की किसी भी मशीन से बालों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। बालों की स्ट्रक्चर यानी संरचना का इस पे लेजर हेयर रिडक्शन पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो बाल की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बल्ब जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसमें जहाँ से वो कहते हैं कि मेलानिन ज़्यादा होता है, इसके अलावा इस्थमस जो उससे थोड़ा सा ऊपर पार्ट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो इस्थमस वाला पार्ट जो होता है इसमें भी मेलानिन ज़्यादा होता है और यही स्टेम सेल्स होती हैं। तो जब हम लेज़र प्रवाहित करते हैं, लेज़र उस पर डालते हैं, तो यही दो हिस्से जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसमें मेलानिन की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? जब बाल एनाजन फेज में होता है, यानी कि बढ़ने की फेज में होता है। तो जब बाल बढ़ने की फेज में होता है तभी लेज़र ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं लेज़र काम कैसे करती है। लेज़र सेलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस के सिद्धांत पर काम करती है। इसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो शरीर में एक स्पेसिफिक टारगेट को स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करती है, और ऐसे केस में जो बालों में जो काम आती है लेजर्स, वो मेलानिन को टारगेट करती है। मेलानिन उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके नष्ट हो जाता है, जल जाता है, परंतु इस सारी कार्रवाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है और बाहर से इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। ये यही प्रभाव होता है कि अगले सेटिंग में बाल थोड़ा कम आता है। दूसरी बात ये है कि कई बार होता है कि बाल बहुत अच्छे से अगर उस एनर्जी को ले जाता है तो पॉपअप निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, पर इनकी संख्या बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से बाल धीरे धीरे एनर्जी को लेकर जब उसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो कम होती चली जाती हैं, तो बाल धीरे धीरे ग्रोथ कम करता है और हर सिटिंग के साथ आपको लगता है कि बाल और कम वृद्धि कर रहा है। तो धीरे धीरे बाल जो है वो आपको इतना टाइम दे देता है कि अगर आपने बाल हटा भी लिया तो आपको वापस लेज़र करवाने में 2-3 महीने लगेंगे, बहुत समय लगेगा। तो एक तरह से उस समय ये मान लिया जाता है कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, परंतु फिर भी ध्यान रहे कि आपका बाल ख़त्म नहीं हुआ है, आपको फिर मेंटेनेंस सेटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। अब इसमें कौन कौन सी लेजर्स काम आती हैं, किस किस तरह की मशीनें काम आती हैं, तो इसमें कई सारी मशीनें होती है। रूबी लेज़र होती है, अलेक्जेंड्राइट लेज़र होती है, क्यू स्विच एनडीआग लेज़र होती है, लॉन्ग पल्स एनडीआग लेज़र होती है, और एक होती है इंटेंस पल्स लाइट मशीन। इसके अंत में हम बात करेंगे डायोड मशीन की। ये 809 नैनोमीटर पर काम करने वाली इसकी मशीन है। इससे जो वेवलेंथ निकलती है 809 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकलती है, बहुत स्पेसिफिक वेवलेंथ है। हमारे पास सन 2012 से ये मशीन है। ल्यूमिनिस जो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनीज में से आती है, और एक तरह से इसकी जो मशीनें हैं वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अनवांटेड हेयर्स का एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब तक हमने सैकड़ों मरीज किए हैं और हम मान सकते हैं कि करीब करीब सारे मरीज इस ट्रीटमेंट से बहुत संतुष्ट हैं, और अभी भी मेंटेनेंस के लिए कई जो 1-2 साल में एक बार आते रहते हैं, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब उपचार की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इस उपचार की ज़रूरत पड़ती है जब आपके बाल यंग लड़कियों के, महिलाओं के बाल जो है लिप्स के ऊपर, बियर्ड एरिया में, चिन के ऊपर,
बाल आ जाते हैं। कई बार हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से चेस्ट पर, ब्रेस्ट पर और कई बार पेट पर भी आपको मोटे बाल दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो इसका मूल इंडिकेशन होता है। इसके अलावा आजकल हाथ पाँव के बाल भी हटाने का चलन बढ़ा है। बहुत सारे लड़के जो एक तरह से बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो चेस्ट पर भी बाल हटवाते हैं, क्योंकि बार बार वैक्सिंग कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो अपनी बियर्ड की शेपिंग के लिए, आजकल दाढ़ी रखने का बड़ा चलन है, तो बियर्ड की शेपिंग, अपनी स्पेसिफिक शेप वो बनवाना चाहते हैं। कई लोगों के, जो लड़कों के विशेषकर, जिनको गालों पर बाल आ जाते हैं, यहाँ तक बाल कई बार होते हैं, तो वो भी अनवांटेड हेयर्स की श्रेणी में ही होते हैं, उनको भी परेशानी होती है। इसके लिए भी अपन ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बार होता है कि इवन लड़कों के पीठ पर और चेस्ट पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो भी इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं बड़े आराम से। इसके अलावा एक्जिला, काख में और महिलाओं में बिकनी एरिया का ट्रीटमेंट भी आजकल बहुत चलन में है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर इसको करवाया जाता है। तो अब इसके लिए जो तैयारी करनी होती है, सबसे पहले कि हमें कारण देखना होता है कि आपके बाल क्यों आ रहे हैं। बाल किसी दवाई को लगाने की वजह से, कई बार छाया की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स वगैरह लगा लेते हैं, तो आपकी दवाई तो नहीं कोई चल रही, कोई स्टेरॉइड तो नहीं चल रहा है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। इसके अलावा आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस, महिलाओं में विशेषकर, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि पुरुष हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि की वजह से बाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो हार्मोनल ऐसे करवाना होता है। तो ये सारे चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट का परिणाम क्या आने वाला, आप अपने पेशेंट को बहुत अच्छे प्रकार से बता सकें। इसके बाद आता किन लोगों में ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो ये सोचते हैं कि कुछ ही सिटिंग्स में, 2-3 सिटिंग में वो ज़िंदगी भर के लिए बिल्कुल ये बाल ख़त्म हो जाने वाले हैं, ऐसे लोगों को ये ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। उन्हें वास्तविकता बताकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशन भी अनरियलिस्टिक होती है। वो सोचते हैं कि कुछ समय के बाद उनके बिल्कुल जिस तरह अंगूठे पर बाल नहीं होती, इस तरह के उनके चेहरे पर बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो उन्हें वास्तविकता बताकर करना चाहिए और निश्चित रूप से यदि वो नहीं समझते हैं तो डॉक्टर ऐसे पेशेंट्स को करना अवॉइड कर देते हैं। अंत में मैं साइड इफ़ेक्ट की बारे में बात करना चाहूँगा। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो इसका एक ही साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करना हो तो कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लेनी पड़ती है। तो इसकी वजह से कई बार होता है कि थोड़ा छोटा मोटा निशान बन जाता है और इसकी वजह से, पर वो निशान जो है कुछ समय में चला जाता है। क्योंकि मशीन काले कलर पे काम करती है, तो कई बार जैसे सांवले पेशेंट जो होते हैं उनमें उनके स्किन और बालों के कलर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसकी वजह से उनमें ट्रीटमेंट करने में थोड़ा मुश्किल होती है, उनके परिणाम थोड़े लाना मुश्किल होता है। परिणाम तो फिर भी आता है परंतु थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा कई बार उनमें स्किन में छोटा मोटा निशान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, पर निशान ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको हमेशा के लिए रह जाएगा। वो 10-15 दिन में कोई छोटी मोटी क्रीम वगैरह लगा के आराम से साफ़ हो जाता है। मतलब ऐसा, इसलिए ये मान सकते हैं कि इस मशीन में किसी भी प्रकार का ना के बराबर साइड इफेक्ट। तो हमने आज लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में आपको ठीक प्रकार से जानकारी दे दी है। यदि आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे डॉक्टर धाबाई स्किन क्लिनिक पर आकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। और आगे इस प्रकार की और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अब हम नियमित रूप से वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम कोई उपयोगी वीडियो बनाते हैं तो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार।